आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो आज हमने इसका थर्ड लॉ पढ़ना है, हम सेकंड लॉ तक पढ़ चुके हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक्शन की एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन जरूर होती है। ऐसा न्यूटन के थर्ड लॉ में बताया गया, न्यूटन ने ऐसा बोला था। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। या फिर हम इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। देखो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, मान लो एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, देन सेकंड ऑब्जेक्ट अप्लाई सेम फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तब इस केस में क्या होगा कि सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे ही ठीक उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, और इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो इसको हम फोर्स के बेस पे समझ सकते हैं। इसका जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है फोर्स के बेस पे ही समझा जा सकता है। तो क्या हो गया, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, देन सेकंड ऑब्जेक्ट अप्लाई सेम फोर्स, तब सेकंड ऑब्जेक्ट जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगाएगी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है जो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करे। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून आर सेम बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोला था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और मून के बीच का, हमें पता है अर्थ एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, इसी तरीके से मून भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट है। दोनों के बीच में ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, तो जो दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटी का फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ग्रेविटेशन वाला जो फोर्स है वो फॉलो करता है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये यूनिवर्स के हर एक पोजीशन पे, यानी कि हर एक सिचुएशन पे क्या फॉलो होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ये फॉलो हुआ। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से इस लॉ को और अच्छे समझ लेंगे। देखो, सपोज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज डब्ल्यू। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट डब्ल्यू है, एंड इट इज प्लेस्ड इन अ प्लेन ऑफ टेबल, और ये क्या किसी टेबल के प्लेन पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ए अप्लाई फोर्स डब्ल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। अब ऑब्जेक्ट ए क्या करेगा, अपने वेट के बराबर फोर्स उस टेबल की सरफेस पे लगाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड्स होगा हमेशा, बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। इसलिए जो उस पर लगने वाला फोर्स यानी कि जो उसका वेट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा। क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग क्या, वेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट डिफाइन करते हैं तो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द force acting on it due to the acceleration of gravity. This is the weight actually of any body. तो किसी बॉडी का वेट क्या हो गया कि किसी बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और हमेशा ये बात ध्यान रखने की है कि ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है। बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है m/a। अब क्या है, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट पे एक्सीलरेशन के कारण यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स लगेगा, mg के बराबर फोर्स लगेगा, बिकॉज a इक्वल टू g इन द केस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही फोर्स जो है क्या है, उसके वेट का काम करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेट द फोर्स इज इक्वल टू द, या फिर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो mg जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वेट होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केवल अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, तो अर्थ सरफेस पे क्या करेंगे हम, g की वैल्यू 9.8 रख लेंगे। अगर कोई और जगह आ जाए, मून आ जाए, मार्स आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, इस g की वैल्यू उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट पे का जो वेट होगा वो क्या होगा, हमेशा एक्टिंग डाउनवर्ड्स होगा। और वो क्या कितना होगा, mg। m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है। मास को हम अच्छे जानते हैं, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर थ्रू आउट होल यूनिवर्स। तो मास क्या होता है, हर जगह पूरा कांस्टेंट रहता है, इसलिए उस पे लगने वाला जो वेट होगा हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है। तो यही चीज है। देखो इस चीज को समझ लेते हैं। सपोज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज डब्ल्यू। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, उसका वेट डब्ल्यू है, एंड इट इज प्लेस्ड इन अ प्लेन ऑफ टेबल। ये क्या है, एक टेबल पे रखा हुआ है हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग। देखो, ऑब्जेक्ट ए अप्लाई फोर्स डब्ल्यू ऑन द सरफेस ऑफ टेबल। और क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट ए जो है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट ए क्या करेगा, इस टेबल की सरफेस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन सरफेस ऑफ द टेबल अप्लाई सेम फोर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस केस में क्या होगा, अभी ऑब्जेक्ट इसकी सरफेस पे एक वेट तो लगा रहा है, यानी कि एक फोर्स लगा रहा है। वेट क्या एक्चुअली में एक फोर्स ही है, तो ये फोर्स लगा रहा है इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन होगी आर। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, जो इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर ठीक ऊपर की डायरेक्शन में होगी। तो ये क्या है, जो ये आर है, ये क्या नॉर्मल रिएक्शन है ऑफ द वेट mg। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, इसका एक्शन क्या है, ये इस
टेबल की सरफेस पे नीचे की तरफ को फोर्स लगा रहा है, तो ये टेबल भी ठीक उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट ए पे लगाएगी। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, R इक्वल टू डब्ल्यू और माइनस साइन के साथ। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि R एंड W इज इन द अपोजिट डायरेक्शन बट आर द सेम ऑफ मैग्नीट्यूड, ये भी ध्यान रखना है। मीन्स अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस समझ लो, मीन्स इफ ए अप्लाई फोर्स एफ बी ए ऑन ऑब्जेक्ट बी, मान लो ए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बी पे एफ बी ए के बराबर फोर्स लगा रहा है। देखो इसको हम ऐसे तरीके से समझ सकते हैं, ए बी पे फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, तो मान लो क्या है, ए ऑब्जेक्ट बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, एफ बी ए, देन बी अप्लाई सेम फोर्स एफ ए बी इन द अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट बी होगा वो ऑब्जेक्ट ए पे सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, जिसको हम एफ ए बी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। एफ बी ए का मीनिंग क्या है, एफ बी ए का मीनिंग है द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ए, और एफ ए बी का मीनिंग क्या है, द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू बी, और बोथ आर विल बी सेम एंड विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल है कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हमने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझ लिया, उसको एक फिगर बनाया हमने, उस फिगर के थ्रू भी इसको हमने समझ लिया। इस फिगर को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। देखो यह है फिगर, इस फिगर में क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो वेट है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसकी क्या होगी, एक अपोजिट रिएक्शन हो जाएगी, आर नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, और दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये भी हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब हम थोड़ा इंपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपल्स क्या होता है। अब हम इंपल्स को समझ लेते हैं थोड़ा। अब पहले इसके लिए थोड़ा समझते हैं, फिर इंपल्स की डेफिनेशन आसान है, इंपल्स का फॉर्मूला करेंगे। इंपल्स का फॉर्मूला बहुत इजी है, केवल इसको समझ लेते हैं। पहले क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहा है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत लार्ज फोर्स लगता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में फाइनाइट चेंज हो जाए। अगर ऐसा हो, किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत कम टाइम के लिए बहुत लार्ज फोर्स लग जाए, इस केस में क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या फिर उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाना चाहिए। ऐसा किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ऐसा फोर्स जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगे और उस ऑब्जेक्ट के मोमेंट को क्या कर दे, मोमेंटम को क्या कर दे, बिल्कुल चेंज कर दे। एग्जांपल समझो इसका, देखो फॉर एग्जांपल व्हेन अ बॉल हिट्स अ वॉल, एक बॉल जब किसी दीवार से जाके टकराती है एंड बाउंसेस बैक, क्या होती है, वो वापस आ जाती है टकरा के। द फोर्स ऑन द बॉल बाय द वॉल एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इस केस में क्या हुआ, हमने बॉल दीवार पे मारी तो दीवार पे बहुत कम टाइम के लिए क्या हुई, कांटेक्ट में आई, यानी कि जो फोर्स लगा दीवार के कारण उस बॉल पे वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगा। तो क्या लिखा है, द फोर्स ऑन द बॉल बाय द वॉल एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। व्हेन द टू आर इन कांटेक्ट, जब ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में आते हैं, yet the force is large enough to reverse the momentum of the ball। इस केस में क्या हो रहा है, देखो उस दीवार ने उस बॉल का मोमेंटम बिल्कुल चेंज कर दिया। मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, मोमेंटम का मीनिंग बहुत आसान है, मोमेंटम बराबर होता है m इंटू वी। इस तरीके से ये देखो, इसको हम अलग से समझ लो, इसको मोमेंटम बराबर क्या होता है, m इंटू वी। अब क्या होगा, देखो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट उस बॉल यानी कि दीवार से जाके टकराएगी, तो पहले तो वो इस डायरेक्शन में गई, मान लो पहले वो बॉल क्या है, इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में इस दीवार से टकराएगी, टकरा के क्या होगा, ठीक उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो क्या हुआ, देखो पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v था, अब मान लो उसके वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो उसका वेलोसिटी वापस आते समय कितना हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा। तो v और माइनस v वेलोसिटी क्या हो गई, बिल्कुल अपोजिट हो गई, रिवर्स हो गई। इस तरीके से इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज p इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। तो सीधी सी बात है, Yet the force is large enough to reverse the momentum of the ball। क्या यहाँ पे जो फोर्स है जो दीवार बॉल पे लगा रही है वो क्या कर रही है, बॉल का मोमेंटम पूरी तरीके से चेंज कर दे रही है, और ये जो फोर्स है बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है, शॉर्ट इंटरवल के लिए। Often in this situation the force and the time duration are difficult to measure separately। ऐसे केस में होता क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है और वो फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। इस केस में हम उस टाइम ड्यूरेशन को और उस फोर्स को मेजर नहीं कर पाते सेपरेटली। क्या लिखा है, ऑफन इन दिस सिचुएशन द फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन। इस सिचुएशन में फोर्स और टाइम ड्यूरेशन को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे, सेपरेटली, मतलब अलग अलग हम उसको मेजर नहीं कर सकते, फोर्स को अलग से मेजर नहीं कर पाएंगे, और वो इतने कम टाइम के लिए फोर्स लगा कि हम उस टाइम को भी वहां पे मेजर नहीं कर पाते। However, the product of force and time, which is always actually the change in momentum of the body, remains a measurable quantity। क्या लिखा है, however the product of force and time, इसके अलावा फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है विच इज एक्चुअली द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, वो क्या होता है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी में चेंज के बराबर होता है।
कहने का मतलब क्या है, यहाँ अगर हम फोर्स और टाइम को यहाँ पे कैलकुलेट करें, फोर्स और टाइम को सेपरेटली, तो कैलकुलेट तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम को कैलकुलेट करें तो वो आसानी से क्या होता है, इस केस में कैलकुलेट हो जाता है। और फोर्स और टाइम का जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है वो एक्चुअली में द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी के बराबर हो जाता है, एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंपल्स। अब ये इंपल्स की डेफिनेशन दे दी, इंपल्स बराबर क्या होगी एक्चुअली में, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। और ध्यान रखना है इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या लिखा है साफ साफ एक बार और पढ़ लेते हैं, देखो, हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इज एक्चुअली द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स अ मेजरेबल क्वांटिटी। उसने क्या बोला, फोर्स और टाइम को अगर हम प्रोडक्ट कर दें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, वो एक मेजरेबल क्वांटिटी बन जाएगी, और इस मेजरेबल क्वांटिटी को हम इंपल्स कहते हैं। और एक्चुअली द इंपल्स इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, बिकॉज इंपल्स के कारण क्या होता है, बॉडी का मोमेंटम ही चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक बॉल थी, जाके दीवार से टकराई तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, मतलब उसका मोमेंटम क्या हो गया, वहां पे रिवर्स हो गया। तो इंपल्स का यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म भी हमें ध्यान रखना है, इंपल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, बिकॉज फोर्स एंड टाइम आर नॉट मेजर्ड सेपरेटली, इन दोनों को मेजर नहीं किया जा सकता सेपरेटली, इसलिए इनके मल्टीप्लिकेशन को मेजर करते हैं, जो इजीली क्या हो जाता है, मेजरेबल हो जाता है। और ये मेजरेबल क्वांटिटी चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होती है, या फिर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, देखो, इंपल्स इक्वल टू एफ एवरेज। एफ एवरेज क्या है, उस पे लगने वाले टोटल फोर्स, यानी कि एवरेज फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, मल्टीप्लाई टाइम, कितने टाइम तक वो फोर्स लगा। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो, आई बराबर P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 का मतलब क्या है, देखो, P2 उसका फाइनल मोमेंटम मान लो, और P1 क्या हो गया, उसका इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या हो गया, टकराने से पहले का मोमेंटम हो गया, ये दीवार से टकराने का पहले का मोमेंटम, और ये दीवार से टकराने के बाद का मोमेंटम है उस ऑब्जेक्ट का, चाहे वो बॉल हो या फिर कोई और भी ऑब्जेक्ट हो। जैसे एक बॉल क्या होती है, जब किसी बैट से टकरा जाती है तो उसका क्या होता है, मोमेंटम बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। उस केस में बॉल के टकराने से पहले उसका मोमेंटम जो होगा उसे हम P1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा उसे हम P2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसका अगर यूनिट बनाए इंपल्स का, तो इंपल्स का यूनिट क्या बनेगा, देखो, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, तो न्यूटन मल्टीप्लाई सेकंड इज द यूनिट ऑफ इंपल्स। और फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखो, ये चेंज इन मोमेंटम भी है, यानी कि इंपल्स जो है एक्चुअली वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बिकॉज मोमेंटम इक्वल टू m इनटू v। मास मींस किलोग्राम, वेलोसिटी मींस मीटर पर सेकंड, तो ये इसका सेकंड यूनिट भी बन जाएगा। अगर हम डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम इंपल्स का, f का डायमेंशन रखेंगे, t का डायमेंशन रखेंगे। f का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, t इज द टाइम, टाइम का डायमेंशन t ही होता है। अब इसको आपस में सिंपल ऐड कर देंगे तो t वाली पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, बिकॉज बाकी सब तो सेम है नहीं यहाँ पे, तो इसकी पावर -2 है, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 + 1, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे mlt-1। इट इज द डायमेंशन ऑफ द इंपल्स। तो इंपल्स एक्चुअली में था क्या, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बहुत लार्ज फोर्स लग जाए तो उस केस में क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाता है, मोमेंटम चेंज हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। और क्या होता है, इस केस में हम फोर्स को और टाइम को सेपरेटली मेजर नहीं कर पाते, तो उनको सेपरेटली मेजर ना करने की बजाय उन दोनों के प्रोडक्ट को मेजर कर लेते हैं, और उन दोनों के प्रोडक्ट को मेजर करना भी क्या होता है, आसान होता है। और इस प्रोडक्ट को ही, फोर्स और टाइम के इस प्रोडक्ट को ही हम इंपल्स के नाम से जानते हैं। और एक्चुअली में इंपल्स करता क्या है ऑब्जेक्ट में, उसका मोमेंटम चेंज कर देता है, तो इंपल्स इज इक्वल टू आल्सो कॉल्ड द चेंज इन द मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंपल्स। अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, दिस शॉर्ट टाइम फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। अगर ऐसा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसको हम इंपल्सिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। हमें ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वही क्या है, रियल लॉ ऑफ मोशन है। वो कैसे है उसको हम प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ, हम सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को भी प्रूफ करके दिखाएंगे, और सेकंड लॉ से हम थर्ड लॉ को भी प्रूफ करके दिखाएंगे। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो करते हैं सिंपली फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। देखो पहले हम सेकंड लॉ को लिखेंगे, और सेकंड लॉ को लिखने के बाद उससे फर्स्ट लॉ लाएंगे। तो सेकंड लॉ क्या था, F इक्वल टू ma होता है सिंपल, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं F इक्वल टू m dv/dt। ए क्या है, dv/dt मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अब क्या था, देखो फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या था, फर्स्ट लॉ में हमारे पास था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपनी पोजीशन पे ही रहना पसंद करता है, चाहे उसकी पोजीशन रेस्ट की हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन की उसकी पोजीशन हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो रखते हैं सबसे पहले। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो रखेंगे तो m dv/dt भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और m2 उधर जाकर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्या बचेगा, dv/dt इक्वल टू जीरो। इट मींस v इक्वल टू कांस्टेंट और जीरो।
ऐसा तभी होता है, देखो कोई भी अगर क्वांटिटी डिफरेंशिएशन साइन के अंदर इस तरीके से आ जाती है, मान लो ये a आ गया, हम इसका d बाई डी टी कर रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ a कर रहे हैं, अगर ये जीरो आ जाता है तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो इसके अंदर डिफरेंशियल साइन के अंदर जो क्वांटिटी है ये हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, या फिर ये जीरो भी हो सकती है, तभी जाके उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो आएगा। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि डिफरेंशिएशन साइन के अंदर अगर कोई क्वांटिटी है और उसको डिफरेंशिएट करके हमें जीरो मिलता है तो इसका मतलब साफ बात है जो भी वो क्वांटिटी है या तो वो कांस्टेंट है या फिर वो जीरो है। तो इस केस में हम लिखेंगे v इज कांस्टेंट और जीरो। इसका मतलब क्या है, देखो hence when external force is zero, हमने क्या करा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया, then the object will move with the constant और जीरो velocity। इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट या तो कांस्टेंट या फिर जीरो वेलोसिटी से क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। तो यही क्या था, सिंपल सा फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ एक्चुअली में था क्या कि एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन अंटिल इट इज सब्जेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो यही यहाँ पे हुआ है कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो करते ही उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी या तो कांस्टेंट आ गई या फिर जीरो आ गई। तो यही क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसको हमने सेकंड लॉ से प्रूव कर दिया है। तो इस चीज का भी हमें क्या है, ध्यान रखना है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ, इसको भी कर लेते हैं। थर्ड लॉ से सेकंड लॉ, मतलब हम सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को कैसे लाएंगे, थर्ड लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ। पहले हम सेकंड लॉ को लिखेंगे, सेकंड लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, और उससे थर्ड लॉ को हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं, लेट द फोर्स ऑफ ए ऑन बी, मान लो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए और बी, और ऑब्जेक्ट ए बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, एफ बी ए। देखो मैंने बोला कि ये जो एफ बी ए लिखा है मैंने, ए बी पे फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी पे फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है, एफ बी ए के बराबर, और इक्वल टू क्या होगा, देखो डी पी बी बाय डी टी। ये क्या है, देखो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन ने सेकंड लॉ में क्या बोला था, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बोला था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पी बाय डी टी। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाएगा तो उसके मोमेंटम में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा चेंज हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, बी का मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है बी ऑब्जेक्ट पे, इसलिए क्या होगा, बी का ही मोमेंटम चेंज होगा। इसलिए हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ पी बी, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी बी इन दिस केस। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या है, द फोर्स ऑफ बी ऑन ए, अब बी ए पे फोर्स लगा रहा है इस केस में। सेकंड केस क्या, बी ए पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, एफ ए बी के बराबर, और देखो ए पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ए का ही मोमेंटम चेंज होगा। तो हम लिखेंगे द एफ ए बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी फर्स्ट। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, डी पी ए बाय डी टी। क्या चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है, जब बी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो बी ऑब्जेक्ट का ही मोमेंटम चेंज होगा, ए ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगेगा तो ए ऑब्जेक्ट का ही मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई, अगर हम इनको सिंपली ऐड कर देते हैं, एफ ए बी प्लस एफ बी ए, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, डी पी ए बाय डी टी और डी पी बी बाय डी टी। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, डी बाई डी टी कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बच जाएगा पी ए प्लस बी बी। अब हमें क्या करना है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे, तो इस केस में क्या होगा, एफ ए बी प्लस एफ बी ए दोनों जीरो हो जाएंगे, एफ ए बी प्लस एफ बी ए दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। या फिर देखो डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी भी जीरो हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने क्या, कि पी ए प्लस अगर कुछ भी हो, मतलब पी ए प्लस पी बी यहाँ पे जीरो आ गया डिफरेंशिएशन साइन के साथ। अगर डिफरेंशिएशन साइन के साथ कोई क्वांटिटी जीरो हो जाती है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, कंजर्व है या फिर कांस्टेंट है या फिर वो जीरो भी हो सकती है। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए हमने जीरो रख दिया। या फिर हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, और दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन विच इज डिराइव फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या है, रियल लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि उससे हम फर्स्ट लॉ को भी और थर्ड लॉ को भी क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर इसे जनरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हम कह सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसको समझ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम, या फिर हम जनरली इसे लीनियर टोटल मोमेंटम भी कह सकते हैं, लीनियर मोमेंटम भी सही है, और टोटल मोमेंटम भी हम इसे कह सकते हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसने सीधी सी बात बोल दी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। कब कंजर्व रहेगा, जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। हम इसको एक जनरली एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सिंगल पार्टिकल के लिए देखते हैं। फॉर अ सिंगल पार्टिकल लेट वेक्टर एफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल फॉर dt टाइम। मान लो एक पार्टिकल है जिसपे एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है dt टाइम के लिए, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
एंड इट चेंजेस इट्स मोमेंटम टू डीपी। क्या होगा देखो, उस ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम सीधी सी बात है चेंज हो जाएगा। तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग लिख देंगे F इक्वल टू डीपी बाय dt। अब उसने बात किसकी करी है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इट मींस F इक्वल टू जीरो। F जैसे जीरो रखेंगे तो dp बाय dt भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, डिफरेंशिएट, फिर वही बात आ गई कि डिफरेंशिएशन साइन के अंदर कोई क्वांटिटी है और उसको डिफरेंशिएट करके जीरो हमें मिल रहा है, इसका मतलब द क्वांटिटी इज इन द डिफरेंशिएशन साइन विल बी द कांस्टेंट, इट मींस p इज कांस्टेंट, इट मींस p इज कंजर्व। तो क्या हो गया यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द p यानी कि द मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व। यही क्या है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसको हम टू पार्टिकल के लिए भी समझ सकते हैं। देखो हमारे पास दो पार्टिकल, एक पार्टिकल एक है, एक पार्टिकल दो है। F12 फोर्स क्या है, जो पार्टिकल दो पार्टिकल वन पे फोर्स लगा रहा है, F12 का जनरल मीनिंग है पार्टिकल टू पार्टिकल वन पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F21 का क्या मीनिंग है, द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। F12 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो F12 बराबर क्या आ जाएगा, dp1 बाय dt, बिकॉज वन पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो वन का ही मोमेंटम चेंज होगा। यहाँ पे F21 यहाँ पे टू वाले पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो टू का ही मोमेंटम चेंज होगा। अब फिर से हमने क्या करा, ये दो इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या होगा, देखो F12 प्लस F21 इन दोनों को जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड इसी तरीके से राइट हैंड साइड भी जोड़ देंगे, d बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2 हो जाएगा। क्या होगा देखो, d बाई डी टी हम बाहर ले लेंगे राइट हैंड साइड से और P1 प्लस P2 क्या होगा, ब्रैकेट में बच जाएगा। अब लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बोलता क्या है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बोलता है कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो रखा तो d बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2 भी जीरो हो जाएगा। अब फिर वही बात आ गई कि डिफरेंशिएशन साइन के अंदर कोई क्वांटिटी है जिसको डिफरेंशिएट करके जीरो मिल रहा है, इट मींस दिस क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट, और जीरो भी कह सकते हैं। सो P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या हो गया यहाँ पे भी जो भी सिस्टम है, जो दो पार्टिकल का एक सिस्टम था, उसका जो है टोटल लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व रह रहा है। कंजर्व कब रह रहा है, जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। सिमिलरली हम n पार्टिकल के सिस्टम के लिए भी लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn इज इक्वल टू कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये भी यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कुछ चीज करते हैं। जैसे देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। उसके लिए पहला एग्जांपल पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, मान लो एक बुलेट है जो गन से फायर की जाती है, इट रिकॉइल्स विद सेम मोमेंटम। इस केस में क्या होगा कि जब किसी राइफल से या फिर किसी गन से हम बुलेट को फायर करते हैं तो जो गन है वो भी क्या करेगी, सेम मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, रिकॉइल करेगी। यानी कि अगर हमने फायर की तो जो बुलेट है वो तो आगे की तरफ को मूवमेंट कर देगी, यानी कि उसका मोमेंटम जो होगा वो आगे की तरफ होगा, और जो राइफल होगी उस पे भी क्या होगा, उस मोमेंटम के कारण, उस बुलेट के मोमेंटम के कारण, जो गोली है उसके मोमेंटम के कारण उस पे भी एक मोमेंटम लगेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और जिसके कारण जो राइफल होगी क्या करेगी, रिकॉइल करेगी विद द सेम मोमेंटम इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि उससे क्या होगा, जो राइफल है वो पीछे की तरफ को हमें धक्का मारेगी अगर हम उससे राइफल से क्या करते हैं, कोई गोली चलाते हैं, यानी कि ट्रिगर उसका दबाते हैं। तो इसको समझ लेते हैं लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। लेट द मास ऑफ बुलेट इज m, मान लो हमारे पास जो बुलेट है उसका मास क्या ले रखा है, स्मॉल m ले रखा है, एंड द मास ऑफ गन इज कैपिटल M, और जो गन का मास है उसे हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। इनिशियली दे आर एट रेस्ट, इनिशियली क्या है, शुरू में जो है जो गोली है वो गन के अंदर ही है, इसका मतलब जो है पूरा जो सिस्टम है वो क्या रेस्ट पे। इस केस में इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, m प्लस m, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो बुलेट है वो भी अभी गन के अंदर ही है, यानी कि दोनों का मास एक साथ इंक्लूड है, तो दोनों का मास क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और दोनों के दोनों इनिशियली क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, तो उनका वेलोसिटी जीरो है। हम मोमेंटम निकालने, तो मोमेंटम कैसे निकलेगा, देखो p इक्वल टू m इंटू वी। m क्या मास, तो टोटल मास यहाँ पे सिस्टम का m प्लस m है, बिकॉज गन का मास कैपिटल M हो गया, स्मॉल m बुलेट का मास हो गया, तो टोटल मास ये हो गया इसकी वेलोसिटी। और इनिशियली क्या है, जो वो सिस्टम है वो रेस्ट पे है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा, एक्चुअली में जीरो निकल के आ जाएगा। आफ्टर ट्रिगरिंग, क्या बोला, अगर हम ट्रिगर दबा दें उसके बाद क्या होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज v, क्या होगा, बुलेट आगे निकल जाएगी। अब मान लो उसका वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v है, एंड द वेलोसिटी ऑफ गन इज कैपिटल V, और वो जो गन है वो भी क्या करेगी, रिकॉइल करेगी पीछे की तरफ को, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। और मान लो उस गन का जो है v वेलोसिटी से, कैपिटल V वेलोसिटी से वो रिकॉइल करती है। देन इन दिस केस द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, देखो
यहाँ पे जो सिस्टम होगा, अब दो पार्टिकल अलग अलग हो गए सिस्टम से। एक पार्टिकल जो है बुलेट हो तो आगे को चला गया, और एक पार्टिकल उस गन को मान लो जो वहीं पे है, यानी कि दो पार्टिकल अलग अलग हो चुके हैं, तो उन दोनों का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा इस तरीके से। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम ये गन का मोमेंटम लिखेंगे m इंटू वी, कैपिटल M इंटू वी। इसी तरीके से हम ऐड करेंगे उस बुलेट का मोमेंटम जो स्मॉल m इंटू स्मॉल v के बराबर आ जाएगा। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर देंगे। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स बिटवीन गन एंड बुलेट, अब क्या देखो वो गन और बुलेट पे जो भी है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पे नहीं है, केवल ट्रिगर हमने दबाया, उस हमने क्या करा, उस गन पे ही हमने ट्रिगर दबा के फोर्स लगाया उस बुलेट पे, और बुलेट क्या हो गई, आगे की तरफ को मूवमेंट कर गई। लेकिन इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं होता है, इस केस में लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, अप्लाई होगा। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, द कंजर्वेशन ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं यहाँ पे, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं मोमेंटम बिफोर कॉलिजन या फिर मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर फायर। या फिर देखो मोमेंटम बिफोर फायर हम जीरो निकाल के लाए, मोमेंटम आफ्टर फायर कितना हो गया, mv प्लस mv, कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v। इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको हम अपोजिट साइड भेज देंगे तो ऐसा हो जाएगा m स्मॉल v स्मॉल m इंटू स्मॉल v इक्वल टू माइनस कैपिटल M इंटू कैपिटल V। इसका मतलब क्या हो गया, देखो जो बुलेट है और जो गन है दोनों का मोमेंटम सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इससे रिलेटेड क्या होता है, न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट सा आ जाता है। अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं क्या है, रॉकेट प्रपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी ध्यान रखना है, रॉकेट का उड़ना क्या है, यानी कि रॉकेट जिसको हम अर्थ सरफेस से बाहर भेजते हैं, ऊपर ऑर्बिट में भेजते हैं, वो क्या होता है, वो भी इसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। यानी कि वो उसका जो प्रिंसिपल है वो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही बेस्ड है। इसको कैसे समझा जा सकता है, देखो जब किसी रॉकेट को क्या करेंगे हम ऊपर की तरफ को भेजेंगे तो क्या होगा, उसमें फ्यूल जलेगा, फ्यूल जलने से क्या होगा, उससे कुछ स्मोक बनेगी। जो स्मोक क्या होगी, उस रॉकेट में एक होल बना होगा, उस होल से स्मोक क्या होगी, बहुत तेजी से बाहर आएगी, जो अर्थ सरफेस से टकराएगी। जिस तेजी से वो स्मोक बाहर आएगी, जिस मोमेंटम से वो स्मोक बाहर आएगी उस रॉकेट से, ठीक उसी मोमेंटम से जो रॉकेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट करने लग जाएगा। इसलिए रॉकेट प्रोपल्शन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, इसका क्या है, एक और एग्जांपल। इफ एन एस्ट्रोनॉट इज फार फ्रॉम इट्स स्पेसशिप, मान लो एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में है, वो अपने स्पेसशिप से बहुत दूर हो गया है। टू गेट बैक एट स्पेसशिप, अगर वो अपने स्पेसशिप पे वापस जाना चाहता है, ही शुड या फिर ही मस्ट थ्रोन एनी ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पेसशिप मूवमेंट। कहने का मतलब क्या है, उस व्यक्ति को, उस एस्ट्रोनॉट को उस स्पेसशिप के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा। बिकॉज क्या होगा, देखो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेगा तो ऑब्जेक्ट पे उसने फोर्स लगाया, तो वो ऑब्जेक्ट भी उस पे फोर्स लगा देगी एस्ट्रोनॉट पे, और वो ठीक अपने स्पेसशिप की तरफ को वापस मूवमेंट करने लग जाएगा। यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेसशिप के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ही फेंकना पड़ेगा। बिकॉज जैसे वो अपोजिट डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को फेंकेगा, वो ऑब्जेक्ट ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि स्पेसशिप की तरफ को उसको फोर्स लगाएगी, और वो जो भी एस्ट्रोनॉट है अपने ऑब्जेक्ट पे यानी कि अपने स्पेसशिप पे वापस पहुंच जाएगा। तो ये भी क्या है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक एग्जांपल है। अब हम लॉज ऑफ मोशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, इसको समझना भी बहुत जरूरी है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है, तो देखो ये तो जनरल सी बात है, कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब रहेगा। जैसे हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब रहेगा, जब ऑब्जेक्ट पे लगने वाले टोटल फोर्स जो चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं वो क्या हो जाए, उनका सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे रहेगा। जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अभी कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो इसका वेट जो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा क्या है, उस जो वेट है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। वो दो फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं और दोनों सेम होते हैं, क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, सेम होती है, बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्या है अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अगर बाकी सारे फोर्सेस क्या कर दिए जाए, नेग्लेक्ट कर दिए जाए, केवल यहाँ पे इसकी वेट की बात की जाए तो वेट और उसकी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे रहेगा।
तो कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे तभी रहता है जब उस पार्टिकल पे लगने वाले टोटल फोर्सेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि द सम ऑफ द टोटल फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इफ जीरो देन दिस पार्टिकल विल बी कॉल्ड इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रेफर्स टू द सिचुएशन when the net external force on the particle is zero। क्या बोला है, when the net external force on the particle is zero, तब क्या होगा, वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ द पार्टिकल इज आइदर एट रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो पार्टिकल है वो क्या रहता है, या तो रेस्ट पे रहता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे रहता है। बिल्कुल सही बात है। देखो ऐसा भी हमें यहाँ पे समझना जरूरी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट पे ही होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ भी हो सकता है। ऐसा हमने कहां सीखा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में अपने क्या बोला था कि द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स पोजीशन, चाहे वो पोजीशन क्या हो, रेस्ट का हो या फिर पोजीशन क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन का हो। कब तक ऐसा होगा, जब तक उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कहने का मतलब क्या है, जब तक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट पे भी रह सकता है, यूनिफॉर्म मोशन पे भी रह सकता है। यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। उसका मतलब यह है कि वो रेस्ट पे भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन पे भी हो सकता है। इसको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कह सकते हैं। अब समझते हैं, इफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पार्टिकल इक्विलिब्रियम एक्वायर्स, या फिर इक्विलिब्रियम रिक्वायर कब होगा या फिर एक्वायर कब हो जाएगी इक्विलिब्रियम। अगर एक पार्टिकल पे दो फोर्स F1 एंड F2 लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या रिक्वायरमेंट है इक्विलिब्रियम की कि F1 और F2 क्या होने, बराबर होने चाहिए, बट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तब वो पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहलाएगा। यहां से देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आ गया, द टू फोर्सेस ऑन द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, ये वही बात है। फॉर थ्री फोर्सेस F1 F2 एंड F3 इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स। अगर तीन फोर्सेस आ जाए, मान लो किसी पार्टिकल पे तीन फोर्स लगे, तो इक्विलिब्रियम कब इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट कैसी हो जाएगी, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू जीरो। यानी कि तीनों फोर्सेस को अगर हम ऐड करते हैं उस पार्टिकल पे लगने वाले, वो जीरो अगर आ गया तो हम कहेंगे वो पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग मैं बता चुका हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टिकल क्या रेस्ट पे ही हो, वो यूनिफॉर्म मोशन भी करता हुआ हो सकता है। In other words, the resultant of two forces F1 and F2 obtained by parallelogram law of force must be equal and opposite to the force F3। देखो ये क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास दो फोर्सेस है, देखो इस फिगर को समझो, एक पार्टिकल है यहाँ पे, मान लो एक पार्टिकल है इस पोजीशन पे, इस पार्टिकल पे एक फोर्स F2 लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, और तीसरा फोर्स क्या है, तीसरा फोर्स क्या है, F3 इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे लग रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस F1 एंड F2 की, और F1 और F2 का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमने अभी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग F3 क्या होगा, यानी कि F3 तो इस डायरेक्शन में है, ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस F3 हो जाएगा। तो F1 और F2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम है यानी कि F1 F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम दिखाएगा, जो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, माइनस F3 के बराबर है। तो इन अदर वर्ड्स द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स F1 एंड F2 ऑब्टेन्ड बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल। क्या बोला, जो ये F1 और F2 का रिजल्टेंट है उसे हम पैरेललोग्राम लॉ से ऑब्टेन कर देंगे, और वो मस्ट बी इक्वल, किसके इक्वल होगा, एंड अपोजिट टू द फोर्स F3। बोला वो इक्वल होगा इस F3 के, लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी उस पार्टिकल को क्या कहेंगे, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहेंगे। द थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर। ये भी समझना है, देखो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में F2 डायरेक्शन में, एक वेक्टर F1 डायरेक्शन में है, और जो तीसरा वेक्टर है वो F3 इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। इस पार्टिकल पे तीन फोर्स लग रहे हैं, F2 F1 और F3। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, F3, जो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, माइनस F3। अगर हम इन तीनों का क्या करें, इन तीनों, ये तीन फोर्स हो गए, ये तीन फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, और ये क्या है, रिजल्टेंट जो है इन दोनों का वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अगर हम इन तीनों का रिजल्टेंट बनाए F1 F2 और F3 का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये देखो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में देखो F2 जो है इस डायरेक्शन में बिल्कुल, और F1 क्या है, देखो इस डायरेक्शन में, और F3 किस डायरेक्शन में, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से। अगर ऐसा हमारे पास सिस्टम बन जाए, F2 F1 F3 ऐसा सिस्टम बन जाए, देखो सेम ऑर्डर में है तीनों, जो वेक्टर क्वांटिटी है सेम ऑर्डर में, और इन तीनों को जोड़ के जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे जो भी जिस पार्टिकल पे ये तीनों फोर्स लग रहे हैं वो पार्टिकल क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। तो ये चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, बोला तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तभी होंगे, या फिर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। बोला तीन फोर्सेस अगर किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं
वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उस पार्टिकल पे लगने वाले तीनों फोर्स को हम क्या करें, ट्रायंगल की साइड से दिखा सकें, और वो साइड क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है, ये ऑर्डर इसका इस तरफ है, इसका ऑर्डर भी इस तरफ है, और इसका ऑर्डर भी सेम डायरेक्शन, मतलब देखो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंच गए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कहलाएगा। Hence a particle is in equilibrium under the forces of F1, F2 up to Fn। अब मान लो उस पार्टिकल पे Fn तक फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। If they are represented by the sides of the close and sided polygon with arrows direction in the same sense। मान लो एक पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 मतलब n तक फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होगा, उस पार्टिकल यानी कि वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब आएगा जब उस पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम क्या करेंगे, एक एन साइडेड पॉलीगन की मदद से दिखा देंगे। कहने का मतलब क्या, मान लो जैसे यहाँ पे 3 फोर्स थे तो हमने 3 साइड ले लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। मान लो हमारे पास 4 फोर्स लगते हैं किसी पार्टिकल पे और वो चारों फोर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहां पे बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक वहां पे रेक्टेंगल बना देंगे या फिर स्क्वायर बना देंगे। कहने का मतलब क्या, 4 साइड वाला हम कोई पॉलीगन बना देंगे और क्या निकलेगा उससे, और वो जो 4 साइडें जो पॉलीगन की होंगी वो क्या करेंगी, वो चारों साइडें पॉलीगन की फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगी इन द सेम ऑर्डर, जैसे यहां पे सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरीके से अगर हमारे पास पार्टिकल पे n फोर्स लगते हैं तो n फोर्स लगने का मतलब क्या है कि उस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तभी कहा जाएगा जब हम क्या करेंगे, n साइड वाला कोई पॉलीगन बना देंगे और उस पर लगने वाले सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में यानी कि सेम एरो यानी कि सेम सेंस में दिखा देंगे, तो तब हम कहेंगे वो जो पार्टिकल है वो क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो अच्छे से एक बार और समझ लो इसको कि एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बहुत सारे फोर्सेस के अकॉर्डिंग तभी रह सकता है जब उस पार्टिकल पे लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उन मान लो n फोर्स हैं, यहाँ पे हम तो किसकी बात कर रहे हैं, n फोर्स की। उस पार्टिकल पे लगने वाले अगर n फोर्स हैं और वो पार्टिकल को तुम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाना चाहते हो या फिर वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहले से है, तो उस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे n साइड का पॉलीगन बना के, और जो उस पॉलीगन की सारी साइडें होंगी वो सारी साइडें क्या करेंगी, एक एक फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। पहली साइड F1 को रिप्रेजेंट कर देगी, दूसरी साइड F2 को रिप्रेजेंट कर देगी। अगर n साइड का पॉलीगन है तो क्या होगा, n उसमें क्या करेंगे, Fn तक फोर्स बनाएंगे और वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम ऑर्डर में होंगे, जैसे यहाँ पे सेम ऑर्डर में है, तभी उस पार्टिकल को हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहेंगे। अब देखो यहाँ पार्टिकल की बात हो रही है, यहाँ पे क्या देखो 3 फोर्सेस की बात हुई थी, तो हम 3 फोर्सेस तक ही सीमित रहते हैं। देखो इस फोर्स को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स को लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कंप्लीटली तभी कहलाएगा जब उस पे एक्स डायरेक्शन पर लगने वाले टोटल फोर्स, वाई डायरेक्शन पे लगने वाले टोटल फोर्स और जेड डायरेक्शन पे लगने वाले टोटल फोर्सेस का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो पार्टिकल एक्चुअली में क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो यही एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तभी होगा जब उस पे लगने वाले टोटल फोर्सेस का सम 0 हो जाए। टोटल फोर्सेस का सम 0 होने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट भी पोजीशन पे भी आ सकता है और यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ भी हो सकता है। ये भी चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी।